वेलकम टू लॉयर अकेडमी इंडिया और मैं हूं एडवोकेट करण। और आप सभी को पता होगा कि हम लोग एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ और मैनेजर दोनों के लिए ही नोट्स तैयार कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला हम देख चुके थे लेबर लॉ। ठीक है, जो चारों लॉज थे वो देख चुके हैं। और उससे पहले जो भी चीजें थी, बाकी के जो सब्जेक्ट है वो मैं पहले ही करा चुका हूँ, तो वो एक बार आप चैनल पर जाओगे तो आपको उनका सबका रिवीजन के लिए वन शॉट मिल जाएगा। ये हम लोग देखने वाले हैं भारतीय वायुयान अधिनियम। इसको जो है रिप्लेस किया है इसने एयरक्राफ्ट एक्ट को 1934 वाले को, और ये इफेक्टिव हुआ है 1 जनवरी 2025 से। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे क्या इंट्रोडक्शन, डीजीसीए, बीसीएसी, ये सारी चीजें, डेफिनेशन, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, कॉम्पनसेशन, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, मिसलेनियस और 20 एमसीक्यूज। ठीक है, इतनी सारी चीजें देखने वाले हैं, तो आप लोग आराम से अच्छे से पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ूंगा साथ में आपके। ठीक है, तो इसका बैकग्राउंड क्या है पहले वो देखते हैं। और 90 साल पुराना एक एयरक्राफ्ट एक्ट था, उसी एक्ट को इन्होंने रिप्लेस किया है। ठीक है, भारतीय वायुयान अधिनियम ने। और ये 2024 में बना था, लेकिन 1 जुलाई 2025 में लागू हुआ है। और ये जो है, इसमें कई सारे चेंजेस हुए हैं, वो सारी चीजें हम अभी देखेंगे। इसमें पहले की फैक्ट्स वो देख लेते हैं। पहला तो ये कि एक्ट नंबर 16 ऑफ 2024 है ये। असेंट कब मिली थी? 11 दिसंबर 2024 को। इफेक्टिव हुआ 1 जनवरी 2025। रिप्लेस इसने किया है भाई एयरक्राफ्ट एक्ट को। ठीक है, enacted in the 75th year of the Republic of India, introduced by, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया? राममोहन नायडू किंजापरू और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। अब मैं इतनी डिटेल में ये चीजें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा एग्जाम ही इन्हीं एक्ट पे पड़ा है, टिका हुआ है, एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट पे और भारतीय वायुयान अधिनियम पे। ठीक है, मोस्टली इसी से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसीलिए मैंने ये जो है चैप्टर बनाने की सोची, लेक्चर बनाने की सोची। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस है वो देख लो क्या क्या है। पहला जो एज है, तो एयरक्राफ्ट एक्ट 90 साल पुराना था, ये फ्रेश हुआ है। इसमें स्ट्रक्चर क्या था? ये सिंगल अनस्ट्रक्चर्ड एक्ट था। इसमें 8 चैप्टर हैं। भारतीय वायुयान अधिनियम 43 सेक्शन है, जिसमें डीजीसीए ये सारी चीजें जो दी गई हैं। एयरक्राफ्ट एक्ट में भी ये चीजें थी, डीजीसीए, बीसीएसी, लेकिन ये जो है स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइज्ड कर दी गई हैं। इसमें पेनल्टीज क्या थी? एयरक्राफ्ट एक्ट में ये लोअर थी, लेकिन इनको अब बढ़ा दिया गया है, 1 करोड़ तक की पेनल्टी दे दी गई है। कॉग्निजेंस सीआरपीसी के द्वारा लिया जाता था एयरक्राफ्ट एक्ट में, बट अब ये बीएनएसएस में आ गया है। ओके, और कंपाउंडिंग ये लेस स्ट्रक्चर्ड था, ये स्ट्रक्चर्ड हो गया। और ये इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, इसको छोड़ दो। और अब देखेंगे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस क्या है। तो क्लॉज 2(1) में क्या है? एरोड्रोम की डेफिनेशन है, जिसका मतलब है ग्राउंड वाटर एरिया फॉर लैंडिंग, डिपार्चर, सरफेस मूवमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट, बिल्डिंग स्ट्रक्चर देयर ऑन। ठीक है, ग्राउंड वाटर जो एरिया होता है वो जो है लैंडिंग वगैरह के लिए, डिपार्चर के लिए, सरफेस वगैरह के मूवमेंट के लिए, घूमने के लिए, वो सब एरोड्रोम कहलाता है। ठीक है, एरोड्रोम का रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? तो डेजिग्नेटेड पॉइंट एट नियर ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द एरोड्रोम, जो एरिया होता है, सेंटर होता है वो। एयरक्राफ्ट क्या है? कोई मशीन है ड्राइविंग सपोर्ट इन एटमॉस्फेयर फ्रॉम रिएक्शंस ऑफ एयर। ठीक है, जो कोई मशीन वगैरह है जो एयर या फिर एरोप्लेन की बात कर रहा है साफ साफ। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, तो एएआईबी, ये सेक्शन 7 में दिया गया है। और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, बीसीएसी इसको बोलते हैं। डिजाइन किया है डाटा इंफॉर्मेशन डिफाइनिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एरोनॉटिकल प्रोडक्ट फॉर एयरवर्थनेस और डिटर्मिनेशन। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, डीजीसीए इसको बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूट की गई है सेक्शन 3 में। एक्सपोर्ट का मतलब टेकिंग आउट ऑफ इंडिया, इंपोर्ट का मतलब ब्रिंगिंग इनटू इंडिया। एक चीज मैं पहले से बता देता हूँ कि आप लोग जो है बेयर एक्ट ले लीजिएगा। ठीक है, एयरक्राफ्ट एक्ट की, वो सॉरी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट की और भारतीय वायुयान अधिनियम की, ये दो तो ले ही लीजिएगा, क्योंकि आपको डिटेल में पढ़ना जरूरी है। ये हमारा रिवीजन के नोट्स है, आपको इसको ये नहीं समझना है कि आप जो है इससे पूरा एग्जाम क्रैक कर लोगे, नहीं कर सकते भाई, मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ। इच्छा हो तो पढ़ लो, नहीं तो कोई बात नहीं है, झूठ बोलूंगा नहीं मैं।
ये रिवीजन के लिए है, तो इसमें आप लोग ये मत समझिएगा कि इससे ही आपका एग्जाम क्लियर होगा। उसके लिए आपको बेरेक्ट लेनी पड़ेगी, उसको पढ़ना पड़ेगा। ओके, मेंटेनेंस देख लो और मैन्युफैक्चर देख लो। नेक्स्ट चीज है हमारे डीजीसीए, बीसीएसी और एआईबी, चैप्टर सेकंड से फोर्थ, सेक्शन 3 to 7। तो बीवीए की सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल फीचर क्या है? तीनों रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो पहले एयरक्राफ्ट एक्ट के अंडर एडमिनिस्ट्रेटिवली काम करती थी और उनको अब स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दी गई है, ठीक है। और जो है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन क्या है, तो इसमें सेक्शन 3 में दी गई है। हेड इनके डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन होंगे और सेफ्टी ओवरसाइट और रेगुलेटरी फंक्शन जो है ये देखती है, ठीक है। आपने देखा भी होगा कई बार कोई यात्री वगैरह उसकी सेफ्टी में कोई दिक्कत होती है या फिर उसको कोई सर्विस वगैरह ठीक से नहीं दी जाती है या फिर एक्सीडेंट वगैरह की क्लेम वगैरह में नहीं मिलता है क्लेम, तो उसमें डीजीसीए ही काम करता है, ठीक है। और डीजीसीए जो है क्या करता है, उनको हेल्प करता है इन सब चीजों में न्याय दिलाने में, ठीक है। जो सेफ्टी वगैरह में उनको कॉम्पनसेशन भी डीजीसीए ही दिलाता है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, तो सेक्शन 5 में दिया है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल ऑफ बीसीएसी, सिविल एविएशन सिक्योरिटी हो गई, रेगुलेटरी ओवरसाइट फंक्शंस हो गई, ये काम ये करती है, ठीक है। याद रखिएगा ये फंक्शन अभी आगे अच्छे से पढ़ेंगे। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, तो एक्सीडेंट वगैरह कोई होता है तो उसका इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो कौन होता है? एएआईबी जिसको बोलते हैं। सेक्शन 7 में ये दिया गया है। तो 357 याद रखिएगा, 2 का गैप है, 357। तो पहले डीजीसीए, फिर और एक चीज ट्रिक बता देता हूँ, डीजीसीए मतलब 3 नंबर पर, डी से बी नीचे है छोटा है तो फिर 5 नंबर पर, और फिर बी से ए है मतलब कि 7 नंबर पर, ठीक है। इधर बढ़ रहे हैं और इधर घट रहे हैं, ऐसे याद रखना, अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, अब पावर टू इश्यू डायरेक्शन, तो डायरेक्शन इश्यूइंग पावर एग्जामिनर जो है उसका बहुत फेवरेट टॉपिक है। इसमें क्या है, सेक्शन 4 जो है डीजीसीए, तो स्पेशली एम्पावर्ड ऑफिसर जो होता है वो डायरेक्शन इशू करता है मैटर्स लिस्टेड इन सेक्शन 2 क्लॉज 2 में। तो क्लॉज जो है ए बी ई जी आई एस जे, ये सब when necessary for security of India और safety of aircraft operations, ठीक है। उसके लिए जो है स्पेशल पावर होती है ऐसे ऑफिसर को, और ये नोटिस इशू कर देते हैं। सेक्शन 6 में बीसीएसी फॉर स्पेशली एम्पावर्ड ऑफिसर, तो ये क्या करते हैं, इशू डायरेक्शन सेक्शन 10 2 क्लाउजेज इतने इतने when necessary for security of India civil aviation security, ठीक है। इतनी बात याद रखिएगा कि 4 में जो है एयरक्राफ्ट की सिक्योरिटी से रिलेटेड है और इसमें सिविल एविएशन की सिक्योरिटी से रिलेटेड है सेक्शन 6 में। बोथ डायरेक्शन मस्ट बी कंप्लाइड विद बाय द पर्सन टू होम इशूड, ठीक है। जिस भी व्यक्ति को ऐसी डायरेक्शन दी गई है उसे कंप्लाई करना पड़ेगा उन डायरेक्शन से। और सेक्शन 9 में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन रिव्यू एनी ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 4 6, मतलब ये अपील है, अपील सेंट्रल गवर्नमेंट को चली जाएगी। ओके, और एग्जाम नोट क्या है, डीजीसीएस फोकस ऑन सेफ्टी प्लस ऑपरेशनल मैटर्स, याद रखिएगा इसको। डीजीसीए का फोकस क्या है, सेफ्टी और ऑपरेशनल मैटर्स, और बीसीएसी डायरेक्शंस फोकस स्पेशली ऑन सिक्योरिटी मैटर्स पर और आ क्लीन डिस्टिंक्शन फ्रीक्वेंटली टेस्टेड, जैसे एंटी हाइजैकिंग हो गई, स्क्रीनिंग हो गई, ये सारी चीजें कौन करता है, बीसीएसी करता है। एयरवर्थीनेस और ये सारी चीजें जो है डीजीसीए देखता है, ठीक है। सुपरिंटेंडेंस क्या है, सेक्शन 8, तो सुपरिंटेंडेंस ऑफ ऑल 3 बॉडीज डीजीसीए बीसीएसी एआईबी बेस्ट इन दी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही होती हैं ये तीनों, और विच कैन इशू डायरेक्शंस टू ईच ऑन मैटर्स अंडर सेक्शन 3 to 5 to 7 रेस्पेक्टिवली इफ नेसेसरी इन पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। तो एक दूसरे को ये क्या है, इशू कर सकती है डायरेक्शन। अब है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, चैप्टर 5 सेक्शन 8 to 21, तो रूल मेकिंग पावर जो है वो सेक्शन 10 में है। इसको मदर सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक हो सकता है कि मदर सेक्शन किसे बोलते हैं, तो इसे ही बोलते हैं। कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स रूल्स रेगुलेटिंग डिजाइन मैन्युफैक्चर मेंटेनेंस possession यूज ऑपरेशन सेल इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ एयरक्राफ्ट एंड फॉर सेफ्टी, तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इन सब चीजों के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाती है, चाहे वो डिजाइन हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, या मेंटेनेंस होना हो, या फिर किसी जो है एयरक्राफ्ट वगैरह का उसका पोजेशन हो, उसे बेचना हो, सेल करना हो, लाना हो, खरीदना हो, ये सारी चीजें।
सबसेक्शन 2 में लिस्ट है जो काफी बड़ी है, वो एक बार आप पढ़ लेना, उसके लिए आपको डायरेक्ट पढ़नी पड़ेगी। ओके, तो ए टू जेड जो रेंज ऑफ स्पेसिफिक मैटर वो सारी इसी में दी गई है, जैसे कि एटीसी हो गया, एयरोड्रोम्स हो गए, टैरिफ रेगुलेशन हो गए, सिक्योरिटी पेनल्टी अमाउंट्स एक्सेट्रा। तो इसके लिए आपको डायरेक्ट पढ़नी पड़ेगी। ओके, नोटेबल क्या क्या चीजें, सेक्शन 10(2) की मैटर्स, इकोनॉमिक रेगुलेशन ऑफ टैरिफ, फेयर्स रेट एक्सक्लूड करते हैं, टैरिफ ऑलरेडी कवर्ड अंडर एआरए एक्ट, ठीक है। दूसरा, फी सेट एयरोड्रोम नॉट कवर्ड बाय एएआई एक्ट और एएआरई एक्ट। दूसरा, तीसरा, प्रोविजन ऑफ स्लॉटरिंग, फ्लाइंग, फिलिंग एनिमल्स एंड डंपिंग रबिश विद इन 10 किलोमीटर ऑफ एयरोड्रोम रेफरेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स कि जो डंपिंग हो गई, रेविश हो गई, या फिर स्लॉटरिंग हो गई कोई एनिमल वगैरह की, वो 10 किलोमीटर के एरिया में नहीं होगी एयरोड्रम की। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हो सकता है कि वो जो जो भी स्लॉटर एनिमल स्लॉटर हाउस है या कुछ भी है, वहां से कुछ भी चीज उड़कर आ सकती है एयरोड्रोम के एरिया में, तो उससे दिक्कत हो सकती है, ठीक है। इसीलिए डिटरमाइनिंग अमाउंट ऑफ मॉनिटरी पेनल्टी, अगर कोई ऐसा नहीं करता है, उसकी जो रूल्स हैं उनको नहीं मानता, तो फिर उस पर मॉनिटरी पेनल्टी पड़ सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अदर पावर्स क्या है? तो रूल्स टू इम्प्लीमेंट द शिकागो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन एंड इंटरनेशनल कम्युनिकेशन कन्वेंशन फॉर रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर सर्टिफिकेट। इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा सेक्शन 11 अच्छे से, ठीक है। रूल्स फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स इंसिडेंट्स, और सेक्शन 13 में रूल फॉर प्रोटेक्टिंग पब्लिक हेल्थ। ये आपको डायरेक्ट में पढ़ने हैं, मैं बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ पढ़ाना तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है। और रूल्स फॉर, बट ये रिवीजन के लिए बहुत अच्छे नोट्स हैं। रूल फॉर प्रोटेक्टिंग पब्लिक हेल्थ, इन्फेक्शियस डिजीज इफाई एयरक्राफ्ट इमरजेंसी टेम्पररी रूल्स वैलिड मैक्स 3 मंथ्स। इमरजेंसी रूल्स फॉर सेफ्टी कस्टडी, पावर टू डिटेन एयरक्राफ्ट हो गया, प्रोहिबिट रेगुलेट कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड प्लांटिंग ऑफ ट्रीज विद इन 20 किलोमीटर ऑफ एयरोड्रोम रेफरेंस पॉइंट। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 19 सस्पेक्ट रिस्ट्रिक्ट सस्पेंड कैंसिल लाइसेंस सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल फॉर कॉन्ट्रावेंशन आफ्टर अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, ठीक है। अगर कोई सर्टिफिकेट ऑफ कोई भी चीज का सर्टिफिकेट है वो रिमूव किया जा सकता है, सस्पेंड या फिर कैंसिल किया जा सकता है, अगर कोई भी जो एयरक्राफ्ट या फिर एयरपोर्ट का कोई भी वो है, एम्प्लॉय है या फिर कोई और व्यक्ति है, वो नहीं फॉलो करता है रूल्स को। तो और 20 में एग्जाम सर्टेन एयरक्राफ्ट पर्सन फ्रॉम प्रोविजंस, हो सकते हैं कि ये बड़े कोई अधिकारी हो, उन पर ये रूल्स लागू ना हो। 21 में डेलीगेट सेंट्रल गवर्नमेंट पावर जो है डेलीगेट की जा सकती है किन्हें? इन लोगों को, ठीक है, जीडी सीए वगैरह को। और एग्जाम नोट यही है कि सेक्शन 18 में 20 किलोमीटर रेडियस में बिल्डिंग वगैरह, ट्री हाइट वगैरह, इन सब की रेस्ट्रिक्शन रहेगी, तो इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। और ये एक चीज आप लोगों के लिए दिखाने के लिए है कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, चाहे जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ की या फिर मैनेजर की, आप लोगों को नोट्स की नीड होगी, तो आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। कंप्लीट सब्जेक्ट वाइज नोट्स होंगे रिवीजन के लिए। 20 फुल मॉक टेस्ट होंगे, जिसमें मोस्टली एयरपोर्ट के जो एक्ट हैं हमारे जो इम्पोर्टेंट है उनमें मोस्टली फोकस किए गए, बाकी रेशियो वाइज हमने सारे के सारे क्वेश्चंस डाले हैं, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉज मिलेंगे इसमें। तो आप अगर जेई की तैयारी कर रहे हो तो वहां पर आपको 499 का ये बंडल मिल जाएगा पूरा। अगर मैनेजर की तैयारी कर रहे हो तो आपको भाई कंप्लीट प्रिपरेशन के सब्जेक्ट वाइज नोट्स मिल जाएंगे, 10 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे, 100 एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉज, जस्ट 59 में, ठीक है, 599 में। तो आप अगर नीड है आपको नोट्स की तो आप लोग ले सकते हो, उसके लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है, यहीं से आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है। और चलो नेक्स्ट देखते हैं हम अपना चैप्टर 5, कंपनसेशन फॉर लॉस डैमेज, ठीक है। अगर किसी को लॉस या फिर डैमेज होता है तो उसका कॉम्पनसेशन कौन देगा? तो कंपनसेशन मैकेनिज्म है, इफ अमाउंट कैन बी एग्रीड पेड फॉर एग्रीमेंट, इफ नो एग्रीमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स एन आर्बिट्रेटर, ठीक है। अगर कॉम्पनसेशन की बात आती है, अगर कोई एग्रीड अमाउंट था किसी भी तरीके का तो वो दिया जाएगा, अगर नहीं था तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है आर्बिट्रेटर, और फिर वो जो आर्बिट्रेटर है वो डिसाइड करता है कि अमाउंट कितना दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है। और ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। आर्बिट्रेटर कंसिडर्स डैमेज टू अर्निंग्स,
डिमिनुलेशन इन मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड, कॉस्ट ऑफ डेमोलिशन, कटिंग हाइट, रिडक्शन एक्सपेंसेस ऑफ फोर्स्ड रिलोकेशन। ठीक है, अब जैसे मान लो कि आपका ये प्लॉट था, ठीक है, आपका एक खेत था बड़ा सा, अब बराबर से एक एयरपोर्ट बन रहा है, आपके खेत में प्लांट्स थे बड़े बड़े या बिल्डिंग बन रही थी, तो आपका 10 किलोमीटर के एरिया में आ रहा है खेत, तो या तो वो लैंड वो अक्वायर कर लेंगे या फिर आपकी जो पेड़ वगैरह है वो कटवा देंगे। तो उसका कॉम्पनसेशन कौन देगा, वो देगी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। और अगर पेड एग्रीमेंट बन चुका है तो एग्रीमेंट के हिसाब से, नहीं बना है तो आर्बिट्रेटर डिसाइड करेगा। ठीक है, ये बात याद रखनी। अपील्स एंड पावर्स क्या है, तो अपील्स 23-24 में दी गई, सेक्शन 23 और 4 में। आर्बिट्रेटर का अवार्ड है, उसके अगेंस्ट अपील आप हाई कोर्ट में कर सकते हो और विद इन 30 डेज करेंगे, उससे ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए वरना आप सफिशिएंट कॉज देंगे। ठीक है, सेक्शन 24 में आर्बिट्रेटर को सिविल पावर्स हैं, सिविल कोर्ट की पावर्स हैं जो कि सभी को होती हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, सिविल कोर्ट्स की पावर होती है मोस्टली हर अथॉरिटी को, सिवाय क्रिमिनल कोर्ट्स के, जैसे समनिंग विटनेस हो गए या फिर डॉक्यूमेंट हो गया, डिस्कवरी हो गया, एफिडेविट एविडेंस, ये सारी चीजें होती हैं। और इसके बाद में हम ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें यही हैं। और इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि सेक्शन 25 में दिया गया कंट्रोवर्शियल रूल्स ऑन कैरेज ऑफ आर्म्स, एक्सप्लोजिव्स, डेंजरस गुड्स और गिविंग फॉल्स इन्फो सच अबाउट सच गुड्स, तो अप टू 2 years है और फाइन अप टू 1 करोड़ और बोथ। ठीक है, दूसरा है कॉन्ट्रोवर्शियल रूल्स ऑन स्लॉटरिंग फ्लेइंग, अगर कोई व्यक्ति जो है 10 किलोमीटर के दायरे में स्लॉटरिंग या फिर फ्लेइंग एनिमल्स वगैरह उड़ाता है, कबूतर वगैरह कबूतरबाजी करता है, तो उसको क्या होगा, 3 साल की जेल होगी, 1 करोड़ तक का जुर्माना होगा या फिर बोथ हो सकते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस है अंडर सेक्शन 25(3) में, और इसको तुरंत ही उठा लिया जाएगा बिना नोटिस के। ठीक है, पुलिस बिना नोटिस के इसे गिरफ्तार कर सकती है। नेक्स्ट है हमारा ब्रीच ऑफ रूल्स अंडर सेक्शन 10 to 14 और सेक्शन 17। अगर कोई व्यक्ति ऐसे इनके रूल्स को ब्रीच करता है, इन सेक्शंस के अंदर जो भी दिए गए हैं, एक बार पेयर एक्ट पकड़ो और पलटो, सेक्शन 10 to 14 पढ़ो और 17 देखो, और उसमें कोई रूल्स हैं जो नहीं फॉलो करता है तो अप टू 2 years और फाइन 1 करोड़ तक का। बाकी नॉर्मली 1 करोड़ ही, जैसे विलफुली फ्लाइंग एयरक्राफ्ट सो एज टू कॉज डेंजर और पर्सन टू प्रॉपर्टी, कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से एयरक्राफ्ट उड़ा देता है और किसी पर्सन को या फिर प्रॉपर्टी को डैमेज कर देता है, तो भी 2 साल की सजा, 1 करोड़ का जुर्माना, या फिर बोथ। या फिर कोई कंप्लाई नहीं करता है डीजीसीए बीसीएसी की डायरेक्शंस को, तो भी सेम सजा है। फेलियर टू कंप्लाई विद डायरेक्शंस अंडर सेक्शन 17, जैसे कि बिल्डिंग ट्री वगैरह नहीं हटाता है वो या फिर दोबारा उगा देता है, तो फिर क्या होगा, यही सजा होगी। अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, कोई अबेटमेंट करता है ऑफेंस का तो सेम पनिशमेंट है। और डिसोबीडियंस ऑफ इमरजेंसी, इसके लिए 3 साल की सजा, वो फाइन और फिर बोथ पॉसिबल। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ ऑफेंसेस, ऑफेंसेस नॉट पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, ओनली फाइन वाले हैं तो क्या होगा, उनका कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, और कैसे होगा, डायरेक्टर जनरल वो करेंगे, अमाउंट अप टू 1 करोड़ तक का। और इसको याद रखिएगा, कंपाउंड हो जाता है तो अक्विटल हो जाता है। ठीक है, अफेक्ट ऑफ अक्विटल माना जाता है, ये बात याद रखिएगा। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि अगर कोई यहाँ पे भी या फिर बीएनएस भी आप उठाओगे, बीएनएसएस भी उठाओगे, तब भी मैं बता रहा हूँ कि कभी भी अगर कंपाउंड हो रहा है किसी भी एक्ट का, तो 2 ऑप्शन देता है, वो 4 देता है, वैसे 2 मैं बताता हूँ कंफ्यूजन वाले। पहला तो बोलेगा कि एक्विटल, दूसरा बोलेगा कि डिस्चार्ज, तो कभी भी डिस्चार्ज मत लगाना, एक्विटल लगाना। ठीक है, ये रियल लाइफ इंसिडेंट बता रहा हूँ, मैं खुद देख चुका हूँ एग्जाम में एक, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्विटल ही लगाना। नेक्स्ट है हमारा कॉग्निजेंस, तो कॉग्निजेंस ओनली ऑन कंप्लेंट होगा बाय प्रीवियस सैंक्शन ऑफ डीजीसी बीसीएसी या फिर ये। ओके, कंप्लेंट मस्ट बी फाइल्ड विद इन 1 year फ्रॉम व्हेन द ऑफेंस केम टू दैट डायरेक्टर्स नॉलेज, या फिर नॉट विद स्पेंडिंग बीएनएसएस 2023 नो कोर्ट below a judicial magistrate of first class can try these offenses। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है, ठीक है, जेएमएफसी फर्स्ट क्लास इसको ट्राई करेंगे, और दूसरा 1 year के विद इन जो है कंप्लेंट दी जानी चाहिए। एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टीज, तो पेनल्टीज क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड by rules for monetary penalty up to 1 crore or for rule contraventions adjudicated by designated officer not below deputy secretary rank।
टू टीयर अपील स्ट्रक्चर क्या है, तो फर्स्ट अपील कहाँ आती है, तो फर्स्ट अपील जो है अपीलेट ऑफिसर के पास जाएगी, सेकंड अपील हमारी जाएगी नेक्स्ट हायर रैंक के ऑफिसर के पास में, और अपील मस्ट बी फाइल्ड विद इन 30 days। ठीक है, याद रखिएगा ये चीजें इंपॉर्टेंट है। और एक्सेप्शन क्या है, ओरिजिनल ऑर्डर वाज पास बाय डायरेक्टर जनरल, अगर कोई ऑर्डर है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ डीजीसी या बीसीएससी पास करते हैं तो फिर अपील सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी। ओके, और अगर ये डिसाइड हो जाती है तो फिर ये फाइनल होगा, इसके ऊपर कोई अपील नहीं है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। और ये तो हमारे मतलब का है भी नहीं इतना, बट याद रखना एग्जाम नोट है तो, ठीक है। और आप ये बोलो कि पढ़ पढ़ कर सुना रहे हो और कुछ समझा नहीं रहे हो, भाई समझाने को है ही नहीं इसमें कुछ, ये एक्ट थ्योरी ही है, इसमें कुछ भी प्रैक्टिकल मैं क्या कोई नहीं समझा सकता, या तो बहुत ज्यादा उसने पढ़ रखा हो, क्योंकि एक्ट ही हम तो पढ़ते हैं नहीं, हम सभी लोग चाहे एयरक्राफ्ट हो चाहे भारतीय वायुसेना अधिनियम हो, सब लोग तो नॉर्मल वो ही पढ़ते हैं, सीपीसी बीएनएसएस, तो इसमें इसीलिए ज्यादा कुछ समझाया भी नहीं जा सकता। बस एक चीज बोलूंगा कि आप लोग एमसीक्यूज और मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको फायदा होगा, उसके लिए आपको नोट्स वगैरह परचेज करने पड़ेंगे, तो आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, नंबर मैंने बताया था। बाकी मिसलेनियस जो प्रोविजन है वो एक बार देख लेना, ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट है भी नहीं। और ये क्विक रेफरेंस टेबल मैंने डाल रखी ताकि आप लोग जब एग्जाम देने जाओ उससे पहले इसको एक बार पढ़ लो। ओके, और इसमें हम एमसीक्यूज देखेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 कौन से पुराने एक्ट को रिप्लेस करता है, एयरक्राफ्ट एक्ट 1934। ओके, भारतीय वायुयान अधिनियम कब से इफेक्टिव हुआ, तो 1 जुलाई 2025। तीसरा, सेक्शन 2(3) ऑफ के अकॉर्डिंग एयरक्राफ्ट की डेफिनेशन में क्या एक्सक्लूड है, तो है हमारा मशीन ड्राइविंग सपोर्ट फ्रॉम रिएक्शन अगेंस्ट द अर्थ सरफेस। बीसीएसी डायरेक्शन किस सेक्शन के अंडर इशू होती हैं, तो बीसीएसी की डायरेक्शन इशू होती हैं सेक्शन 6 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्डिंग ट्री कंस्ट्रक्शन रेस्ट्रिक्शन नियर एरोड्रोम की कितनी रेडियस होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए हमारी 20 किलोमीटर। ओके, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। एनिमल स्लॉटर वाली बात आती तो वो 10 किलोमीटर होगी। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंजरस गुड्स कैरीज कंट्रावेंशन की मैक्स फाइन क्या है, रेज 1 करोड़ तक हो सकती है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 25(2) का ऑफेंस एनिमल स्लॉटर रबिश विद इन 10 किलोमीटर किस टाइप का है, तो कॉग्निजेबल है नॉट विद स्टैंडिंग बीएनएसएस 2023, और इसमें डायरेक्टली ही विदाउट वारंट जो है पुलिस इनको उठा सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनसेशन आर्बिट्रेटर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो पर्सन क्वालिफाइड हैज बीन क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज हाई कोर्ट जज, और हाई कोर्ट जज की आपको क्वालिफिकेशन पढ़नी है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि 5 साल या तो आप डिस्ट्रिक्ट जज रहे हो या फिर आपके 10 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ऐसा ही कुछ है शायद, याद नहीं है, एक बार याद रखिएगा, पढ़िएगा जरूर। 5 साल या 7 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, बट जज तो आपको 5 साल रहना पड़ेगा, ये बात बोली गई है। आर्बिट्रेटर के अवार्ड के अगेंस्ट अपील कहाँ होती है, तो वो डायरेक्टली हाई कोर्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 क्या सेक्शन 22 के आर्बिट्रेटर्स पर अप्लाई होता है, तो ये नहीं होता है, स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड है। ठीक है, ऑफेंसेस का कॉम्पोजिशन किस ऑफिसर के थ्रू होता है, तो वो होता है हमारा डीजीसीए बीसीएससी या फिर एएआईबी रेस्पेक्टिव डायरेक्टर जनरल के द्वारा, वो होता उनका है जिनमें पनिशमेंट नहीं है। ठीक है, सब में नहीं हो सकता है, जो मॉनिटरी पनिशमेंट है पेनल्टी है उनमें हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंडिंग कितने साल के अंदर रिपीट ऑफेंस के लिए अवेलेबल नहीं है, तो 5 years के नहीं है। ठीक है, कॉग्निजेंस के लिए कंप्लेंट कितने टाइम के अंदर फाइल होनी चाहिए, तो 1 year के अंदर अंदर होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीवीए ऑफेंसेस ट्राई करने के लिए मिनिमम कोर्ट कौन सा होना चाहिए, तो जेएमएफसी। ठीक है, जेएमएफसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनल्टी एडजुडिकेट करने वाला डिजिग्नेटेड ऑफिसर मिनिमम किस रैंक का होना चाहिए, तो डिप्टी सेक्रेटरी फॉर इक्वलेंट, सॉरी डिप्टी सेक्रेटरी या फिर इक्वलेंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ओरिजिनल ऑर्डर डीजीसीए बीसीएससी के डायरेक्टर जनरल ने पास किया हो तो अपील कहाँ जाती है,
तो जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ओके, याद रखिएगा, और ये फाइनल अपील होती है, इसके ऊपर कोई भी अपील नहीं होती है। सेक्शन 18 रैक और सैलवेज प्रोविजंस बीबीए में कौन से एक्ट से लिए गए हैं? सेक्शन 37 में, तो वो लिए गए मर्चेंट शिपिंग एक्ट से। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज कितने साल तक एक्सरसाइज की जा सकती है? 2 इयर्स तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीबीए 2024 में सीआरपीसी की जगह कौन सी संहिता क्रॉस रेफर होती है? तो बीएनएसएस होती है। ठीक है, अब कुछ चीज और देख लो। पहले ये फाइनल रिवीजन सीट है, आप लोगों को ये नोट्स में ही मिलेगी, नोट्स खरीदोगे, परचेज करोगे तो वहां पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत हेल्प करेगी ये। और ये हमारा नोट्स का आपको बता ही दिया मैंने, एक बार और देख लो। तो अगर आप में से कोई भी लेना चाहता है तो आप ले सकते हो, उसके लिए आपको मेरे को व्हाट्सएप करना पड़ेगा इस नंबर पर, और यहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर तैयारी अच्छे से करना चाहते हो तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन नोट्स से, और सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो बताना कैसी लगी। तब तक के लिए जय हिंद।